वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का आपका फिजिक्स का जो पार्ट है उसका चैप्टर नंबर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट है और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे और आई होप कि चैप्टर खत्म होने तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे। एक टर्म आता है आपका चार्ज, डिनोट करते हैं इसको क्यू से। इसके बाद आता है करंट, डिनोट करते हैं आई से। चार्ज हो गया, करंट हो गया। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोट करते हैं वी से। ये आपकी बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज के। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में देखेंगे। चार्ज आपका दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इतना बेसिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, दो पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो इनमें एक फोर्स लगता है, ये होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। दो पॉजिटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक चार्ज आपका पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। क्लास 9th में आपने इस टाइप के ऐसे फोर्स के लिए आपने देखा था, एक मास था m1, एक मास था m2। तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता था वो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। हमने फार्मूला देखा था F = G m1 m2 r स्क्वायर। ये फोर्स आपका लगता था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो सकता था, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका नहीं था। बट यहाँ चार्ज के केस में दो चार्जेस होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। इससे आगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में इसमें आगे नहीं जाते हैं, आगे हम अपना देखते हैं। अब अगर चार्जेस हैं तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी कंडक्टर पे, देखिए चार्जेस आपका कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों पे हो सकता है। नॉन कंडक्टर पे चार्ज नहीं होगा ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों पे चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक प्लास्टिक की स्केल को बाल पे रगड़ते थे, उसके बाद वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता था। तो ऐसा क्यों हो रहा? बाल से जो है, जो फ्रिक्शन की वजह से बाल से जब आपने स्केल को रगड़ा तो या तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन स्केल पे आ गए होंगे या फिर स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बालों में चले गए होंगे। तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता था, चार्ज आ जाता था। स्केल पे चार्ज आ गया और वो छोटे छोटे पीसेस को, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता। स्केल आपका नॉन कंडक्टर था, पेपर पीस जो था वो भी नॉन कंडक्टर। तो चार्ज आपका कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों पे हो सकता है। अब बात आती है कि चार्ज आता कैसे। तो देखिए मान लीजिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, बहुत डिटेल में नहीं जाती। एक आपके पास एटम है सोडियम Na, इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है 11। अगर इसको ब्रेक करते हैं 281, ये सब आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट सेल होगा, ये सेकंड सेल होगा, ये इसका लास्ट सेल होगा। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो सोडियम एटम होगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये 1, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अपडेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए। लेकिन अब इसको 7 कोई नहीं देने वाला, इसकी जो टेंडेंसी होगी 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करने की टेंडेंसी होगी। तो कोई भी एटम या कोई भी कंडक्टर अगर आपका या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा जिसकी वजह से चार्ज आता है। अब कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम देखते हैं।
इसी में देख लेते हैं, सोडियम के केस में देखते हैं। सपोज इनिशियल कंडीशन में इसका एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और 1 यूनिट का जो चार्ज होता है, 1 यूनिट चार्ज कितना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही 1 यूनिट का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे अगर ये चार्ज है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन भी यही चार्ज होगा तो पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के केस में सेम है। और यही जो है स्मॉलेस्ट चार्ज आपका जो पॉसिबल है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही पॉसिबल है। इससे कम का चार्ज आप किसी भी एटम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते, ठीक है। आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सपोज अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज कर दिया। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 11 थे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं 10, ये सारे 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा। कितने देखिए 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज, 10 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और 10 इलेक्ट्रॉन वो सॉरी 10 यूनिट का जो चार्ज है प्रोटॉन का वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं जनरल वे में याद रखने के लिए कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिए तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। इतना आप जनरल याद वे इतना आप याद। इस तरह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे करंट क्या है। देखिए करंट के लिए जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन पे तब तक उस कंडक्टर पे किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब ये चार्ज आपके मोशन में आ जाएंगे तो करंट आपकी फ्लो होगी। चार्ज जब मोशन में आएगा तो करंट फ्लो होगा। करंट होती क्या है, आई होता है Q अपॉन, ठीक है। करंट क्या है, करंट को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने क्यों देखा था, चार्ज हमारा कैसे आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने से या लूज करने से, ठीक है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला छोटा सा याद रखिए, Q इक्वल टू NP, जहां N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E क्या है चार्ज आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, चार्ज अभी हमने आपको बताया ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस तरह से आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। क्यों, अगर आपको चार्ज डायरेक्टली दिया है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्टली चार्ज नहीं दिया है तो उसने आपको ये बताया होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं या लूज किए हैं। गेन किया है तो नेगेटिव के साथ, लूज किया है तो पॉजिटिव के साथ। यहाँ से इससे आपका एक आध क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में, छोटे क्वेश्चन से काट नंबर के। तो आप ये फॉर्मूला आप याद, Q इक्वल टू NP और करंट I इक्वल टू Q अपॉन।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जैसे आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल जैसा कुछ भी फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका VA माइनस VB इक्वल टू होता है W अपॉन। तो इसको थोड़ा समझते हैं। एक चार्ज आपके पास है Q, इस Q चार्ज को आप यहां से उठा के यहां तक लेके आए, पॉइंट B से हमने इसको उठाया A तक लेके आ रहे हैं। B से A तक लाने के लिए आपको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन आपका W है। और जिस चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आ रहे हैं उसको अगर इस वर्क डन से डिवाइड कर दें तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? A एंड B। ठीक है, लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स की बात आती है। ए और बी दोनों क्या होते हैं? ये टर्मिनल्स हैं। आपके पास एक कंडक्टर होगा, एक इंड से दूसरे इंड तक अगर आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो होने के लिए कुछ न कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आपको चाहिए, पॉइंट पे पोटेंशियल आपको चाहिए कि ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। बी को मान लेते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे है, ये कहीं बी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से ए तक अगर आप इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो बी की जगह पे क्या रखेंगे? पॉइंट बी पे इन्फिनिटी भी चला गया, बी इन्फिनिटी। तो बी इन्फिनिटी को जो है माना गया है कि ये जीरो, ये एज्यूम्ड है, ऐसा एज्यूम किया गया कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा, यही फार्मूला V इक्वल टू आपका कन्वर्ट होकर आ जाता है W अपॉन। ये फार्मूला तभी है जब आपका दूसरा पॉइंट कहाँ था? B कहाँ था? इन्फिनिटी पे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि VA इक्वल टू W अपॉन Q। अभी के लिए आपको सीधे फार्मूले की जरूरत होगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ आप यूज करेंगे। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का काफ़ी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि ओम्स लॉ है, जिस पे आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आगे फर्दर के जो भी टॉपिक्स हैं ओम्स लॉ पे ही डिपेंड है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स देखते हैं। सर्किट जो भी बनाएंगे उसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, तो किस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन इसके लिए क्या करेंगे। अगर आप ऐसा सिंबल है, ये सिंबल है किसका? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस। देखिए दो चीजें हैं, एक टर्म आता है रेजिस्टेंस, एक आता है रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस और रजिस्टर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये किसी मेटल का या किसी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। और रजिस्टर क्या है? जो मेटल या जो कंडक्टिंग वायर आप यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर है। जो कंडक्टिंग वायर आप यूज कर रहे हैं किसी सर्किट में वो रजिस्टर है। और रेजिस्टेंस क्या है? उस कंडक्टर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रेजिस्टेंस हो गया ये ए, ठीक है। बैटरी सेल अगर आपको सर्किट में डिनोट करना है, ये क्या है? ये है आपकी सेल या बैटरी। इसके बाद रेजिस्टेंस में ही ये यूज होता है इस तरह का सिंबल। ये क्या है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ये कैसे यूज होता है? लाइफ में आप देखेंगे आपके पास यूज होता है रिएस्टेट। वहां पे कुछ जनरल सा बता देते हैं थोड़ा सा। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से आपके इधर यहाँ पे स्टैंड लगा होता है और यहाँ पे एक आपका पॉइंटर होता है। इसको क्या करते हैं? इस पे एक वायर जो होगा इस पे ऐसे आपका लिखता रहता है। तो क्या करते हैं? इसको आगे या पीछे खिसका के जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की लेंथ को कम ज्यादा करते हैं। और किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का लेंथ अगर चेंज करेंगे उसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है।
तो ये सर्किट में जब भी दिखाना होगा किस तरह से दिखाया जाता है। और लाइव में आपके पास ये रेजिस्टेट होता है जिसमें आप इसको आगे या पीछे इस पॉइंट को करके इस जो भी आपको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद सर्किट में ये सिंपल ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये होता है स्विच। स्विच या फिर किसी को की बोलते हैं, की या स्विच दोनों की बात है। अगर यहाँ पे बीच में ये डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड, डॉट लगा हुआ है तो मींस ये क्लोज्ड है। और डॉट नहीं लगा ऐसा है इसका मतलब ये ओपन। ये क्लोज के लिए है या ओपन के लिए। स्विच के लिए कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ दूसरे सिंबल्स भी यूज होते हैं, ऐसा दिखा रहा है। इस तरह से अगर दिखाया गया है ये भी आपका स्विच ही है। अगर ये एरो से ले आके यहाँ पे क्लोज किया गया है इस इट मींस ये स्विच क्लोज है। और अगर ये बिल्कुल ऐसे ही है ओपन है तो ये स्विच आपका ये ओपन है और ऐसे कर दिए तो क्लोज। ठीक है, ये आपके सर्किट सिंबल्स हैं। इसके अलावा आपको वोल्टमीटर यूज में आता है। वोल्टमीटर को इस तरह से दिखाएंगे, अमीटर आता है, अमीटर को इस तरह से शो करते हैं। ये आपकी कुछ आई थिंक कुछ बोल नहीं रहे हैं। बेसिक्स जो आपके सर्किट में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो आपको ये हैं। तो सर्किट में जब भी आपको रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये आपका सेल है, बैटरी है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनकी रिक्वायरमेंट आपको सर्किट में होगी। तो आगे ओम्स लॉ देखने के बाद जब हम सर्किट ड्रा करेंगे तो हम इन्हीं सारी सिंबल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए सर्किट ड्रा करते हैं। अभी देखिए सर्किट सिंबल हमने देखा था बैटरी के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। इसमें जो लाइन बड़ी होगी वो प्लस होगी और जो छोटी होगी वो माइनस होगी। दोनों को इक्वल साइज का नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसा बना दिया तो ये बैटरी सेल नहीं है फिर ये कैपेसिटर हो जाएगा। इक्वल नहीं बनाना है आपको, एक बड़ी लाइन एक छोटी। जो लाइन बड़ी होगी वो पॉजिटिव, जो छोटी होगी वो नेगेटिव। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये एमीटर है, एमीटर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है आपको। वोल्टमीटर ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ ने क्या बताया? ओम्स लॉ में वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया। वोल्टेज क्या था? V, करंट क्या था? I। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वोल्टेज है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी क्या करेगा? बैटरी का सेल का क्या यूज होता है? बैटरी सेल आपका क्या करता है? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या करेगा? टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। टर्मिनल के टर्मिनल कौन से? ए और बी, ये दोनों टर्मिनल। ए और बी के अक्रॉस ये क्या करेगा? पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, ठीक है। अमीटर क्या करेगा? सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अमीटर आपको रीडिंग से देगा। वोल्टमीटर क्या करेगा? सर्किट में कितना वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है वो ये वोल्टमीटर आपको बताएगा। ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन उन्होंने डेवलप किया। इनके बीच में क्या रिलेशन है? उन्होंने बताया V is proportional।
प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, हाँ अभी टर्म हो रहा है, करंट यहाँ पे आई जा रही है, यहाँ से करंट चलेगी और इधर नीचे की तरफ, यहाँ से सर्किट से करंट चलेगी, पॉजिटिव से करंट निकलती है और वापस आके नेगेटिव पे इंटर करता है। ठीक है, तो देखिए बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी उसके रिस्पेक्ट में घटेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस भी पढ़ा होगा, उसके पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग इससे अवेयर जानते हैं। अब वोल्टेज और जो करंट है सर्किट में वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? V इक्वल टू R, या इसी को लिखा जाता है V R, जहां पे R क्या है? R आपका रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये क्या है? कांस्टेंट है। R की वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये R की वैल्यू कांस्टेंट कब तक रहेगी? ओम्स लॉ में एक उसकी कंडीशन भी आती है। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब तक रहेगा? जब तक कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो जाए। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज होने लगेगी तो ये ओम्स लॉ आपका इनवैलिड होने लगेगा। ओम्स लॉ इनवैलिड कैसे होगा? देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ गया, फिजिकल कंडीशन में मेनली यहाँ पे जो हम बात करेंगे टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर गया, अगर T की वैल्यू इंक्रीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू T, रेजिस्टेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। और अगर R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो आपका ये जो ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, ये इनवैलिड होने लगेगा। तो कंडीशन आपके लिए ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर वेरी ना करे, फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ओम्स लॉ आपका वैलिड। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है? बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत देखते हैं। हायर क्लासेस में आप देखेंगे, बस थोड़ा सा देखेंगे। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसको बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट अब टॉपिक आया है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। डेल्टा T क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है। अल्फा क्या होता है? एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट होता है। R0 क्या होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस है। और R क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस टर्म आ रहा है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज, मतलब टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ओम्स लॉ का बेसिक इतना आपने समझा। इसमें फिर एक टर्म आता है, टॉपिक थोड़ा सा छूटा था, देख लेते हैं। ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन की बात आती है, करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे तो क्या? तो करंट के लिए क्या बताया गया? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला गया है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल क्यों है? ऐसा माना गया है, एज्यूम्ड है, ऐसा एज्यूम किया गया, ऐसा मान लिया गया कि जब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये एज्यूम्ड है, ऐसा माना गया। जब देखिए हुआ ये था कि जब करंट का इन्वेंशन हुआ, करंट आपके पास बहुत पहले से अवेलेबल है, उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में। ओम्स लॉ यही आपको V इक्वल टू IR याद रखना है। इसके आगे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए होता ऐसा है, एक आपके पास अगर कंडक्टर है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी में क्या होता है? यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मान लिया आपने यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब अगर कोई कंडक्टर है तो क्या होगा? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहा है? तो देखिए
जो मोशन कर सकता है, जो मूव करने के लिए फ्री है, वो आपका इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करता है। जिनको बोलते हैं, देखिए इस कोई भी कंडक्टर, देखिए कंडक्टिविटी जो टर्म आता है, किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर आपका किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें करंट फ्लो करेगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे सर्किट से, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन पे जो है आपके नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने लगेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, करंट का, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, पॉजिटिव टू। इसीलिए कहा गया कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो अगर आपसे बोला गया आपका एक पॉइंट है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो राइट से लेफ्ट, बी से ए की तरफ आ रहा है, राइट से लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन आपका राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। आई का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे आपको लेनी है, ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा माना है। अब अगर कभी बोले कि पॉजिटिव चार्ज की बात है, पॉजिटिव चार्ज अगर आपको बोला ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज अगर इधर की तरफ भाग रहे होंगे, इट मींस कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अपोजिट चल रहे होंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन। ये हो गया थोड़ा सा करंट, ये सब डिटेल में आपको देखिए अभी करंट का ये जो टर्म है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड आपको लास्ट में आपको एक चैप्टर मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं है तो वहाँ पे आपको फिर से ये चीज़ें पढ़नी होंगी, वहाँ पे ये टॉपिक हो सकता है इस चैप्टर में आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना पड़े, लेकिन आगे आपको जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है वहाँ पे ये बड़ा यूजफुल आपके लिए होगा। तो डायरेक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि इधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये हो गया। फिर चलिए एक पॉइंट और आता है, करंट है आई, आई जो है देखिए अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या देखा होगा, दो चीजें आती हैं, कि होता है स्केलर, दूसरा टर्म होता है। बात आती है कि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, किसको स्केलर बोलेंगे किसको वेक्टर बोलेंगे। अभी तक हमने जनरल वे में पढ़ा था तो क्या बोलते हैं, जिसके साथ डायरेक्शन आ जाए तो वेक्टर, और जिसके साथ डायरेक्शन की बात ना हो उसको स्केलर, ऐसा ही इतना हमने पढ़ा था। करंट के लिए तो अभी हमने देखा कि करंट के लिए तो हम बता रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात हो रही थी कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मींस की करंट के पास तो डायरेक्शन है। तो क्या ये करंट आपका स्केलर है या वेक्टर, ये बात आती है कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्केलर में माना जाए या वेक्टर में माना जाए। तो देखिए केवल डायरेक्शन होने से कोई टर्म आपका वेक्टर नहीं हो जाता, इसके लिए दूसरे भी अदर भी रूल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वो वेक्टर क्वांटिटी। केवल डायरेक्शन होने से करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। तो करंट क्या है, वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे
चलिए एक करंट ऐसे आई, एक करंट ऐसे आई, यहाँ से मान लीजिए 3 एम्पियर आई, यहाँ से 2 एम्पियर आई, और यहाँ पे 5 एम्पियर चली गई। तो हमने ये जो 3 + 2 किया, ये 5 कर दिया ना, ये क्या है? ये स्केलर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन नहीं है। वेक्टर की बात अगर करते, इस 3 एम्पियर की करंट और इस 2 एम्पियर की करंट के लिए हमको डायरेक्शन की भी जरूरत है, लेकिन हमने इसकी डायरेक्शन को इसी तरह से कंसीडर नहीं किया, हमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो ये क्या है? ये जो है स्केलर एडिशन है। वेक्टर एडिशन अलग होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे ऐड करते हैं? तो भाई देखिए, डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, चलिए छोटा सा एग्जांपल पीछे प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा। इधर की तरफ ए से बी पे गए 20 मीटर, और फिर बी से ए से छोड़ के ये चले गए 30 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको +20 कंसीडर करेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट -10 है, ठीक है। लेकिन करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। करंट में आप ऐसे ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर की करंट, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 और 2 ऐड हो जाएगी, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, जितनी इस पॉइंट पे जितनी भी टोटल करंट आ रही है 5211 जो भी हो, 527 8 एम्पियर, यहाँ पे सब कुछ ऐसे सिंपली ऐड होके चला जा रहा है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना नहीं। तो करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। एक टर्म आता है आपका टेंसर, टेंसर ठीक है। टेंसर क्वांटिटी ये ज्यादा डिटेल में आपको 11th में नहीं मिलेगा। टेंसर क्वांटिटी होती है तो करंट को उस कैटेगरी में माना जाता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका ऑप्शन तो नहीं कि आपको मिले। अगर मिलता है तीनों में से करंट कौन सा है तो टेंसर क्वांटिटी है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो इतना याद रखिए वेक्टर तो नहीं, वेक्टर नहीं। अब इसको जब तक के लिए आप टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ते तब तक आप इसको स्केलर के तरीके से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। आपसे अगर पूछता है कि क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाता। तो वेक्टर में तो बिल्कुल सही ठीक नहीं करना है, इतना याद रखिए। ये मिलता है तो सही ठीक इस पे कर सकते हैं, नहीं मिलता तो स्केलर को मान के चलिए जब तक आप फर्दर हायर स्टडीज में नहीं जाए। ये बात तो होगी करंट की। ओम्स लॉ की ये ग्राफ, इस पे बी, इस पे आई, इस पे ग्राफ ऐसा कुछ जाता है, स्ट्रेट लाइन। फार्मूला क्या था? V = IR या R = V/I। ठीक है। अब देखिए, इस एक्सिस पे y लीजिए, इस एक्सिस पे I लीजिए, और उसके बाद आप इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसा क्यों मिलता है? थोड़ी सी मैथ पढ़े होंगे। V = IR, इसको अगर आप कंपेयर करें कि कैसा है, y = mx + c है, y = mx + c टाइप का है ये। y = mx + c क्या होता था? m क्या होता था? यहाँ पे स्लोप होता था। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, मैं नहीं पढ़ा है अभी तो पढ़ेंगे आगे। 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक, और 10th में आप पढ़ेंगे इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है तो कैसा इक्वेशन है, जैसे पढ़ा अभी मैथ में पढ़ा होगा ax + by + c = 0। अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है तो आप क्या बोलते हो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। ये कैसा इक्वेशन है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा तो उसको लिखने के कई सारे वे होते हैं, तो मैथ में नहीं जाते हैं, काफी बदल जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, y = mx, b = IR को ऐसे सोच सकते हैं। और ये c क्या होता था? इंटरसेप्ट होता था। c इंटरसेप्ट 0 हो सकता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरसेप्ट 0। m जो होता था ये क्या है? ये होता है स्लोप। स्लोप, स्लोप क्या होता है? स्लोप को आप लिखते हैं tan थीटा से। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा, आई होप। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, बिल्कुल जरूरी। ये स्लोप होता है। m क्या है? स्लोप।
स्लोप का मतलब tan थीटा। tan थीटा आपने पढ़ा था, tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ देखिए इस ग्राफ में अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ भी ट्रायंगल बन गया ना, देखिए यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है? थीटा। यहाँ पे एंगल बन गया थीटा। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर ये है, इस एक्सिस वाई एक्सिस पे आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है? वाई एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है V। और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल रही है? I मिल रही है। तो यहाँ से आपका आया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या है यहाँ पे? ग्राफ आप किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं? B और I के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर पे आपको वोल्टेज मिल रहा है और बेस पे आपको क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। मैथ से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो चीजें आसान भी रहेंगी, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये क्या है? V अपॉन I। ये क्या है? यही स्लोप, ठीक है। tan थीटा आपका क्या है? स्लोप है। और ये क्या है? कांस्टेंट होगा। ये यहाँ पे देखिए थीटा क्या है? कांस्टेंट है। फिर ये भी आपने उसमें कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें, तो जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ होगा, जो थीटा यहाँ है वही यहाँ होगा, जो थीटा यहाँ है वही यहाँ भी होगा। क्या थीटा वेरी कर रहा है? थीटा वेरी नहीं कर रहा है। मैथ में इतना आपने पढ़ा होगा, नहीं अगर किसी ने पढ़ा है, नहीं जानते हैं, नहीं ध्यान है, तो समझिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन कैसी है? ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल ही तो होते हैं। अब आप चाहे जितने पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रा कर दीजिए, ये एंगल हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। और ये टर्म अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। आपका R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो V और I के बीच में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जिसके लिए जो एंगल होगा थीटा, ये उसका स्लोप है और ये हमेशा आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये आइडियल केस की बात है। ये जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं सब कुछ अभी आइडियल केस की बात है। होने के लिए प्रैक्टिकली क्या होगा? किसी कंडक्टर में या किसी वायर में जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसमें उसका वायर का टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? हीट की वजह से। भाई हीट, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, हीट प्रोड्यूस होगी। आगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इसी चैप्टर में है, डिटेल में वहां पे जाएंगे। अभी बस इतना समझिए, एक वायर में लॉन्ग टाइम तक जब करंट आपकी फ्लो होती है तो प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि कोई हैवी लोड हो तो वायर को आप थोड़ी देर बाद अगर टच करेंगे, काफी देर से चल रहा होगा, तो आपको वायर हीट लगेगा। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट करता है। हीट आपकी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा? फिजिकल कंडीशन बदल गई है। फिजिकल कंडीशन बदल जाएगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो ये जो स्लोप या जो ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलना बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होगा। तो इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कुछ ईयर्स पहले सीबीएसई में पूछा गया था कि एक स्टूडेंट है, उसको ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है, तो क्या उसकी जगह पे बल्ब का यूज कर सकता है क्या? तो आप लोग भी सोचिए, क्या ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए बल्ब का यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो क्यों? और नहीं कर सकते हैं तो क्यों? रीजन के साथ आपको बताना होगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। बल्ब कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, सर्किट में सिंबल में बल्ब बनाने को लगेंगे नहीं, सिंबल के फॉर्म में ऐसे बल्ब यूज करते हैं, मान लीजिए। और हाँ, सर्किट में कभी बैटरी से यूज करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे, और अगर एसी सप्लाई आपको लगानी है तो ऐसे यूज करेंगे। एसी यूज करिएगा तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट करंट होती है, अल्टरनेट करंट में क्या होती है? उसकी पोलैरिटी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। आगे देखें, देखना है अभी और टॉपिक आएगा एसी और डीसी या डीसी और एसी, एसी डीसी में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हैं अभी आगे ये टॉपिक कवर होंगे। तो अगर आपने ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए आपने बल्ब का यूज किया तो होगा क्या? एक्चुअली जब इसमें सर्किट में
करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब क्या करेगा, इनिशियली मान लीजिए इसका टेम्परेचर कैसा होगा, वही रूम टेम्परेचर जो भी मान लीजिए 30 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर था, ये भी 30 डिग्री पे है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी ये क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, हीट हो जाएगा। हीट होगा तो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 70, 80, 90, 100 कुछ भी चला गया, पहले 30 था 90 हो गया, तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कहाँ रहेगी। इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो इट मींस कि इसका रेजिस्टेंस वेरी कर गया, और रेजिस्टेंस अगर वेरी कर गया तो ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं है। तो आप ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए हीटिंग डिवाइसेस या आईसी डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते जिनकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए। तो जो टर्म आता है, जो फिजिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, तो बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब बेटा क्या, ओमिक रेजिस्टेंस वो हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस हैं, और जो नहीं फॉलो करते नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक में कौन से, कि जो भी हीटिंग डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका टेम्परेचर वेरी कर जाए, जिसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाए, वो क्या है, वो सब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका इसको लिखते कैसे हैं, ये सिंबल है, या तो ओम से लिखते हैं या मोस्टली ये सिंबल आप यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को कहीं लिखना होगा, जैसे 1 ओम लिखना है, ये 1 2 ओम हो गया, इस तरह से आप लिखते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी कराएंगे आगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा जो यूनिट होती है वो ओम, ये रेजिस्टेंस आपको लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है मान लीजिए 1 ओम, ऐसा लिखिए 1 मिली ओम, 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम, ऐसा लिख दे, मिली भी लिख दे, माइक्रो भी लिख दे, या किसी अदर यूनिट पे लिख दे। तो क्या करना होगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मिली कितना होता है, याद रखिए, मिली का मतलब जैसे 1 मिली एम्पियर, करंट के लिए भी ऐसा है, रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसा है, वोल्टेज के लिए भी ऐसा है कि यूनिट में अगर उसके साथ मिली लगा दे, जैसे 1 मिली एम्पियर लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 1 × 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पियर लिखा है तो 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, कन्वर्ट करके तब वैल्यू पुट करेंगे। सेम टर्म में सारी वैल्यूज होती है ना, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उनको उनकी वैल्यूज पुट कर पाते हैं। एक को मिली एम्पियर में लिख रहे हैं और दूसरे को माइक्रो में लिख रहे हैं, तीसरे को ऐसे ही पुट कर दे रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। जहां पे भी होगा मिली है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ से इंटू कर दीजिए, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 से इंटू कर दीजिए, तब आप इसको यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ भी हमने देख लिया। ओम्स लॉ आपका इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे आगे सब में आपका ये यूज में आता रहेगा। तो ओम्स लॉ हमने अभी बेसिक इसका देख लिया है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको देखना है सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस। ये सब हमको आगे के नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।